Hi guys, hello everyone, welcome to InstaSolve live webinar. How are you guys? Hi Rahul, hi Saksham, hi Shivaji, hello Afzal, hi केसवक, कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आप लोगों का कैसा हुआ जेई मेंस का? कुछ आपने एनालिसिस की अपने पेपर की कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने खराब हैं, या कितने क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग हो रही है? कुछ कैलकुलेशन किया आप लोगों ने? कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके फिजिक्स में? हाय विशाल, तो गाइस कुछ शेयर करो, अपना फीडबैक बताओ कि कैसा लगा आपको पेपर जो हमने अभी प्रीवियस डेज में एनालिसिस की थी। उसमें से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जब आपने देखे तो आपके मैच हुए आंसर्स? हाय जूही, हाँ राज, सक्षम, अच्छा लगा, ओके, अच्छा आपके हुए मैच, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। इजी क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन पेपर इजी आया था, हमने डिस्कस भी किया था और आप लोगों को बताया भी था कि क्वेश्चन पेपर एकदम लड्डू था। सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि उठाओ और कर दो। तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के थे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे वो, या शायद 3 या 4 ही थे 25 में से। और मोस्ट ऑफ द सेशंस में 15 to 16 क्वेश्चंस तो इजी कैटेगरी में थे और अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट थे। तो आई थिंक कि एवरेज बच्चा अगर करेगा तो 16 क्वेश्चंस तो आराम से कर लेगा, जिसकी थोड़ी मतलब मॉडरेट ही तैयारी होगी। और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है तो डेफिनेटली 25 में से 22 21 तो ईजिली हो जाएंगे उससे। और केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान थी। हाँ विष्णु, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, केमिस्ट्री तो बहुत आसान थी। अच्छा, फिजिक्स आर वेरी वेरी इजी ऑन जनवरी 8th, और 7 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो तो उससे भी ज़्यादा ईजी था, 8th वाले से भी ज़्यादा। हाय नीरज, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हेलो वाजिद, वाहिद, हाय हाय। केमिस्ट्री तो बहुत आसान थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप विष्णु। ओके, एरर आ रही है सपना। सपना या आप प्लीज़ एक बार बैक करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग नीरज। ओके विष्णु, नॉट गेटिंग, व्हाट आर यू नॉट गेटिंग? हाँ, फिजिक्स वाज इजी ऑन 7 जनवरी शिफ्ट 1। Okay, let's see some questions, more questions from the JEE Main 2020 पेपर। सो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि 9th डेट को, 9 तारीख को इवनिंग में भी सेशन था, तो शिफ्ट 2 के पेपर हम लोगों से डिस्कस नहीं हो पाए थे, क्योंकि तब तक मेमोरी बेस्ड पेपर पूरी तरह से आता नहीं है। मैं बढ़िया हूँ A to Z, आप कैसे हो? A to Z सब है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा यही पेपर देखो आप अप्रैल में होने वाला है, तो अप्रैल वाले सेशन के लिए आप रेडी हो जाओ, बिल्कुल जैसा जनवरी में पेपर आया है बिल्कुल वैसा ही पेपर आने वाला है। तो इसकी जो एनालिसिस है और जितने भी हमने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए हैं, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर द अप्रैल सेशन। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर द अप्रैल सेशन। और ऐसा ही अच्छा हिंदी में, ओके, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट इज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो जैसा हमने डिस्कस किया है और हमने जो ट्रेंड एनालिसिस किया है 2019 का भी किया था, तो 19 से 20 में बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। और अभी रिसेंटली 7th 8th और 9th पेपर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं कॉन्टिन्यूसली द कॉन्जिक्यूटिव 3 days। ओके, तो आप बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर हो अप्रैल के लिए भी। हाँ बिल्कुल, शुरू कर रहे हैं क्लास वाहिद। चलो अब शुरू करते हैं। ये लो, पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अ मास m अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L0 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू सेंटर ऑफ डिस्क इन हॉरिजॉन्टल प्लेन which is being rotated with constant angular speed omega, find extension per unit length in spring। okay,
तो कुछ ऐसी सी कंडीशन है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसमें सेंटर पे एक स्प्रिंग फिक्स कर दी और एक ब्लॉक उससे अटैच कर दिया है हमने m मास का, और इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कैसे होगा ये सॉल्व, कैसे करेंगे इसको। स्प्रिंग कांस्टेंट तो k है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो अब इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, क्या कर सकते हैं इसमें। हाय नीतीश, बदमाश गैंग का लीडर, अच्छा कॉमेडी का, हाय। तो बिल्कुल अप्रैल वाले के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, 7 जनवरी का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है ना, हमने 7 जनवरी का शायद 7th को ही किया था, इवनिंग में ही, तो आप एक बार वो देख सकते हो। गुड इवनिंग विशाल, हाय अमित। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, आसानी से सॉल्व होगा। ट्राई करो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन आसान है बहुत। हाँ देखो, जहनम तो बिल्कुल हमेशा एक कदम आगे ही हैं, हर बात में आंसर आ जाता है तुरंत, बिल्कुल सही आंसर है। तो 11th का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। अब ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको कर सकते हो, ठीक है, जो कि होगा mv²/r। तो हो गया होगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप सबसे हो गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये याद रखना कि ये कंडीशन गिवन है, k इज ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको ऑप्शंस मैच करने हैं। ठीक है, हार्ड लग रहा है, ओके, दिस इज नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं है, सिंपल है ये। यहाँ पे देखो mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। और r यहाँ पे क्या है, r है स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, ठीक। अब बैलेंस करो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, kx, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ डिस्क पे चले जाओ या यहां चले जाओ, ठीक है। अगर यहां बाहर से देखोगे या इस पे देखोगे, कहीं भी ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है ऑब्जर्वर 1 की कंडीशन होंगी दोनों, एक हो सकता है ऑब्जर्वर जिसको ब्लॉक पे ही बिठा दिया जाए, वो हो जाएगा ऑब्जर्वर 2, ठीक है जैनम। तो ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग तो हम ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, kx = m ओमेगा स्क्वायर r। और ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग हम सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स स्प्रिंग फोर्स दे रहा होगा, और जिसको किसके बराबर कर देंगे, mv²/r, ठीक है। वीडियो इज नॉट ओपन येट, यू कैन गो बैक एंड ज्वाइन अगेन। Okay, someone is saying speak in English, some are saying speak in Hindi. चलो कोई बात नहीं, दोनों से देखते हैं, ठीक है। तो इतनी खतरनाक टर्म्स ऐसे नहीं आती। कोरियोलिस फोर्स विल एक्ट व्हेन ऑन सेंटर देन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, 11th-12th के हिसाब से ही आएगा पेपर, तो बहुत सिंपल टर्म्स में आएगा। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट व्हेन ऑब्जर्वर विल सिट ऑन दी रोटेटिंग बॉडी, राइट। तो जब ऑब्जर्वर इसी में बैठ जाएगा इस m मास पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फ्रेम कैसा हो गया, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्लियर है। और जैसे ही ऑब्जर्वर डिस्क पे या ग्राउंड पे आएगा तो सिंपल न्यूटन्स लॉ लगेगी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं है। ऑब्जर्वर 2 एक्सेलरेटेड फ्रेम में चला जाएगा, तो स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से करेंगे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इस केस में, ठीक है। तो इससे बहुत आसानी से यहाँ से r को हम चेंज कर लेंगे अपना, तो इसको चेंज कर लो, r की वैल्यू पुट कर लो, m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस x को बराबर कर देंगे kx से, फिर यहाँ से सॉल्व करके रिलेशन आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू आई थिंक m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k आएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि उसमें नेग्लेक्ट करना है, के बहुत बड़ा है तो उसको ध्यान रखना, ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर से के बहुत बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ लूप ऑफ रेडियस आर एंड मास एम is placed in a uniform magnetic field B with its plane perpendicular to the field. Current I is flowing in it. Now loop is slightly rotated about its diameter and released. Find time period of oscillation. Okay, तो आसान है। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि करंट कैरिंग लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और रोटेट करते हैं तो क्या होता है। हाँ मैं ठीक हूँ आबिद, हाउ आर यू। रघुवर शुक्ला हाय। करो इसको सॉल्व, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है लेकिन है 12th का। तो आप लोग जब पूछते हो कि 11th से ज़्यादा आता है या 12th से ज़्यादा आता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 11th से ही ज़्यादा आता है, लेकिन 12th में जो होता है वो जो 11th पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनाते हैं। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी पे बना देंगे चार्जेस के साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म के साथ एसएचएम कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो कितना सिंपल है ये। एसएचएम आप अगर अच्छे से पढ़ के आओगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा। हाय विवेक, हाय मानसी। तो अब मैं बताता हूँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सिंपल लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया है, तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी है और उसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगी। तो हमने देखा भी है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, उसको स्लाइटली स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो क्या करता है, वो ऑसिलेट करने लगता है। तो सिमिलर केस यहाँ पे होगा। अब टॉर्क लगता कितना है, देखो जैनम का आंसर भी आ गया। टॉर्क लगता कितना है यहाँ पे, टाउ होता है एम बी साइन थीटा, क्लियर है, एम क्रॉस बी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क है और छोटा सा लगेगा तो इसको माइनस एम बी थीटा लिख सकते हैं सिंस इट इज रीस्टोरिंग। और टाउ को आई एल्फा से रिप्लेस कर दूंगा तो एल्फा क्या आ जाएगा, माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। अब इसको एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एस एच एम की इक्वेशन तो बहुत फेमस है, एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जब भी रोटेशन होता है, याद रखना गाइस। अब देखो ये ट्रांसलेशन में भी आ सकता है आपके लिए, तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं मैं साइड में। एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर है, सॉरी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है और ये रोटेशनल के लिए है। तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है क्योंकि टॉर्क लगता है उस पर, तो सिंपल सा है। तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस एम बी अपॉन आई। अब ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करो तो ओमेगा किसके बराबर आया यहाँ से, अंडर रूट एम बी डिवाइडेड बाय आई, क्लियर है ये। अब तो खत्म हो गया। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। लूप है रेडियस आर का और एम मास का, तो आई डोंट थिंक कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको दिक्कत होगी, सिंपल एम आर स्क्वायर होता है। और एक लूप है इसीलिए यहाँ पे हमने जो एम है उसको आई ए के बराबर रखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, तो सिंपल आई ए हो जाएगा। एन लूप्स होते तो एन आई ए हो जाता, क्लियर है सबको। बस सिंपल है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रखो, एम की रख दो और आई की रख दो। चलो मैं एम की वैल्यू लिख देता हूँ, आई स्मॉल आई इंटू एरिया ऑफ द लूप, और आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर, सिंपल। हाँ एम आर स्क्वायर बाय 2, आई विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं उसको, एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो एम आर स्क्वायर होता है, डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो आई विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर है सबको। हाय सलोनी, हाउ आर यू। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 आया है, स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू इक्वल टू इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। देखो मैं आपको 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि इस वाले फॉर्मूले से जेई मेंस को बहुत ज़्यादा ही प्यार है। ये v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, आपको याद भी होगा। जैनम आपको याद है, आप तो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हो हर सेशन में। मैं कॉन्टिन्यूसली आपको बोल रहा हूँ v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। हाय विपिन, ओके सपना आपको याद है ना? अब आप देख लो कि 3 सेशन से 3 बार पेपर हो चुका है अभी। 3 सेशन में जब भी मैंने डिस्कस किया है, और हर बार मैं नया क्वेश्चन ही लाता हूँ लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, और ये आपके इसी सेशंस में आए हुए हैं जो अभी पेपर हुआ है। तो फिर से उसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया सामने। बस अब किया गया है, उन्होंने इस फॉर्मूले को कंबाइंड कर दिया जब उसे स्टैंडिंग वेव्स के साथ। ठीक है, तो आई होप जैनम इसको सॉल्व कर ही लेंगे बिल्कुल आसानी से। बढ़िया है विपिन, आप कैसे हो? तो बहुत आसान है ये, सिंपल। फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन 2L। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है तो यहाँ से ओके, जन्म का देखो आंसर भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के रखो, लेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है 90 माइनस वी 70 हर्ट्ज आ गई। तो कितना सिंपल है ये देखो। हाँ ऐसे ही निकलेगा। म्यू का वैल्यू तो देखो ना गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻³ एंड टेंशन इज ऑल्सो गिवन 540 न्यूटन। तो ये दोनों की वैल्यू रखो, वेलोसिटी आई, लेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सिंपल सॉल्व करना है। सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रियामिश, okay, now let's move to the next question. Question number 4. Ratio of energy density of two steel rods is 1:4 when same mass is suspended from rods. If length of both rods is same, then ratio of diameter of rods will be. Okay, energy density पे देखो, energy density पे कल मैंने एक डायमेंशनल वाला क्वेश्चन कराया था, डायमेंशनल बेस्ड आया था। अब फॉर्मूला बेस्ड आ गया है, लेकिन वो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिज्म के केस में थी, बट यहाँ पे जो डेंसिटी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से आई है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? दिव्या यादव, हाय, वेयर आर यू सर? आई एम इन दिल्ली राइट नाउ एंड मध्य विष्णु, आई एम योर न्यू स्टूडेंट। ओके, वेलकम टू द क्लास विष्णु। सो दिस इज अ लाइव क्लासरूम। ओके हाँ बिल्कुल सही है जैनम, यू आर राइट। 0.5 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है। यू आर राइट। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन की कोई बात नहीं की है, तो इस फॉर्मूले को
आवाज आ रही है सबको अभी? आ गई आवाज? तो भाई आई होप सबको आवाज आ रही है अभी, क्लियर है, ओके है? बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। हाँ सक्षम, आवाज आ रही है? ओके कंटिन्यू, ठीक, फाइन फाइन। यो चलो, एनर्जी डेंसिटी और डायमीटर के साथ हमारा रिलेशन आ चुका था, ठीक है? अब तो खत्म हो गया, सिंपल रेशियो निकालना है। इसका मतलब E1 डिवाइडेड बाय E2 विल बी इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1 की होल पावर 4। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, कुछ √2 की टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 1/4 करोगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, तो ये तो इजी कैटेगरी का ही था, डिफिकल्ट नहीं था। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल और कोलिजन को कंबाइन कर दिया, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड और कोलिजन। तो ऐसे ही गेम खेलते हैं ये लोग छोटे छोटे से आप लोगों के साथ। Okay, Divya, can you tell about you, sir? Yes, Divya, I am senior physics expert at InstaSolve, associated with the InstaSolve from the last year, and I have done my BTech from IIT Bombay. Hi Vaibhav, how are you? Hi Dr. Singh. सर आप ये कैसे कर लेते हो? ये तो इजी है, ये तो आप भी कर लोगे। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u एट एंगल 60 डिग्री from horizontal. It collides with a second particle of mass m moving with horizontal speed u, okay, in the same direction at the highest point of its trajectory. If collision is perfectly inelastic, then find horizontal distance traveled by them after collision when they reach. okay, ये तो आसान है देखो अभी कर लोगे आप इसको। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे, क्लियर है? अब वो अपनी ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे था, तभी वो दूसरे पार्टिकल से टकरा गया, क्लियर है? ये है वो दूसरा पार्टिकल, लाल लाल, क्लियर है? अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल टॉप पॉइंट पे कितनी होगी जो टकराने जा रहा है, जिसको प्रोजेक्ट किया था, u cos थीटा, ठीक? और ऊपर वाला पार्टिकल वो कह रहे हैं वो किससे जा रहा था, u से। उसके बाद कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, राइट? परफेक्टली इनइलास्टिक का मीनिंग है अब दोनों सेम यूनिट हो गए टकराने के जस्ट बाद, तो दोनों का मास हो गया 2m और दोनों की वेलोसिटी हो गई v। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन हम पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर में मैंने आपको बताया भी था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, v मिल जाएगा। v मिलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले केस में, तो ये वाला पार्ट पूछा है, तो ये नहीं निकाल पाओगे। अब एच मैक्स पता है आपको, एच मैक्स निकालोगे इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, ठीक है? तो एच मैक्स जब आ जाएगी हमारे पास, मान लो एच मैक्स वाई आ गई, तो अब एच मैक्स पता है वाई आ गई, तो रेंज किसके बराबर होगी, v इंटू टाइम ऑफ लाइट। v अभी निकाली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? सर आप गुजराती हो? नो, आई एम नॉट गुजराती। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अब सिंपल √2h/g हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो
ठीक है। S इज इक्वल टू यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, जो कि h तो हाइट तो h है इस वाले केस के लिए, और u इनिशियल 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, और a की वैल्यू भी -g/2t², तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। हाँ हिंदी में बोल रहा हूँ। सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन अप्रैल NTA 2 स्ट्रेटजी? यस बिल्कुल। क्लियर है सबको? बस यहाँ से सारी वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें, रिमूव कर दूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत आसान है। इस वाले पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो v मिल जाएगा, ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन करो। 2 प्लैनेट्स ऑफ, अब देखो ग्रेविटेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। जैनम योर कमेंट वाज रिमूव्ड, क्या टाइप कर दिया था आपने ऐसा? सर विल देयर बी जर्क इन कोलिजन, इफ नॉट देन इन विच कंडीशन? ओके देखो जर्क इज अ काइंड ऑफ इम्पल्स, राइट? तो ऑब्वियसली जब कोलिजन है तो इम्पल्स तो होता ही है, और इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके ही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करते हैं, राइट? तो उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं, तो उससे आता है ये। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली जर्क तो हो ही रहा है, ठीक है। IIT से हर चीज़ का स्कोप है, बीटेक का बहुत ज़्यादा है, और BSc MSc भी आपने की है तो भी स्कोप है, ठीक है। क्लियर है? 6 वाला क्वेश्चन करो अब। 2 ये किया था वर्क एनर्जी और पावर में, सिखाया तो था आपको, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया तो था, और प्रूफ करने का तरीका भी बताया था, और ये इंपॉर्टेंट भी बोला था, ठीक है। तो निकालो रेशियो, V1/V2 का रेशियो निकालना है। अरे विशाल ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, अब जेई मेंस का पेपर आपने दिया है या नहीं, पहले ये तो बताओ। जनवरी का पेपर दिया आपने? अब ये सिंपल है यार, बहुत आसान है। अब देखो V1 के लिए ये है, V2 के लिए क्या लिखोगे? √2g, मास भी आधा हो गया, रेडियस भी आधी हो गई, कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक। तो n/4 की वैल्यू निकालनी है, n/4 तो कितनी आ रही है? V1/V2 1 आ रही है ना हमारी, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो मुझे पता नहीं ये ऑब्जेक्टिव में आया था या इंटीजर टाइप में आया था, बट ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ओके समझ आ गया सबको? आलोक प्रसाद, आई एम न्यू हियर। आलोक वेलकम टू द क्लास। आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ n की वैल्यू 4 आ गई, देखो काफ़ी बच्चों की आ गई। अगर अभी आ रही है तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम में भी आएगी, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का था, क्योंकि जनरली देखो जितने बच्चे तैयारी करते हैं बोर्ड्स की, तो अब वो इस कॉन्सेप्ट पे तो नहीं जाते हैं। सेंटर ऑफ मास में वो सिंपल रहते हैं कि m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और y में भी सेम YCM XCM ऐसे ही पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो XDM ये पढ़ लेते हैं, 1/m इंटीग्रल XDM, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉडी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अब वेरिएबल डेंसिटी हो गई है,
तो इसके लिए ये भी नहीं लगेगा अभी, 1/m इंटीग्रल एक्स डी एम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसको बता दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई करना। तो इसका एक्स सी एम जो निकलेगा इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम। ठीक, और रॉड जो हमारी है उसकी डेंसिटी वेरिएबल है ये कह रहे हैं, तो अलोंग द लेंथ डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, a प्लस बी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से गए एक dx एलिमेंट कंसिडर किया यहां पे, जिसका मास कितना है dm, राइट। तो dm बाई dx दे रखा है, dm बाई dx लैम्डा कितना दे रखा है, a प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिंपल सा है, इट्स वेरी सिंपल। अब dm की वैल्यू सिंपल पुट कर दो आप यहाँ पे और इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ करोगे, अगर ये 0 है और रॉड की लेंथ l है तो हम 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दो 0 टू l, और dm की जब आप वैल्यू डालोगे और लिमिट आ गई हमारे पास 0 टू l x में, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स सी एम आ जाएगा। और जो ऑप्शंस थे वो सब वेरिएबल की फॉर्म में थे, कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लाइव वीडियो हमेशा रहेगा। नो जन्म 0.75 एल की फॉर्म में नहीं आएगा, एक्चुअली ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं है हमको। ठीक है, ओके सक्षम कब जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, 10:30 तक तो क्लास है, हाफ एन आवर करके जाओ इसको पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इज I, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ पुली व्हेन m1 ब्लॉक फॉल्स बाय h, गिवन m1 is greater than m2 and assume no slipping between string and pulley। ठीक है, नहीं जैनम कटेगा नहीं, आई डोंट थिंक कि वो कटेगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऊपर x dm है और नीचे सिंपल इंटीग्रल dm है। ओके, सपना इज ऑल्सो गोइंग, कहाँ नींद आ रही है क्या अभी से, हाँ जैनम समझ आ गई ना बात। चलो इसको करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपल पुली दे रखी है आपको और 2 मासेस कनेक्ट हैं, m1 एंड m2, अच्छा सेम लेवल पे हैं। ओके, तो ये मासेस भी हमारे सेम लेवल पे हैं, m1 एंड m2। अब h हाइट से m1 नीचे फॉल हो गया, ठीक, तो m2 उतना ही h ऊपर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो इनिशियल और फाइनल वाले होते हैं, ओके सक्षम, सपना सर थोड़ा थ्योरी पढ़ लेती हूँ, तो थ्योरी तो ही है, ये थ्योरी से रिलेटेड है, थ्योरी स्ट्रांग होगी इससे। चलो फटाफट देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी पावर का, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वर्क एनर्जी पावर हमने जब डिटेल में पढ़ा था तो सीखा भी था। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो चूज करना किस पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है, कहीं भी चूज कर लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनिशियल जो ओरिएंटेशन थी मैंने वहीं पे चूज कर ली, लो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लॉक एच हाइट ऊपर चला गया, m2 वाला यहाँ चला गया, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई होगी, m2 इंटू जी एच। ये नीचे आ गया तो इसके पास कितनी हो गई होगी, माइनस m1 इंटू जी एच। क्लियर है। हाय सूर्य नारायण यादव, सोहन इज ऑल्सो सेइंग गुड नाइट। इतनी जल्दी जल्दी गुड नाइट कर रहे हो आप लोग, अभी तो डिनर का टाइम हुआ होगा। m1 m2 फटाफट देखो इधर। अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है वो है माइनस mgh, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो m2gh है। तो इनिशियल कंडीशन में सिस्टम को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमको पता है जीरो,
और काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज आल्सो ज़ीरो, क्योंकि हमने वही लाइन पे ही मान ली है ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताओ कितनी होगी। अब दोनों ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कुछ सेम होगी, या v1 v2 भी मान लो, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल ट्रांसलेशन में नहीं होगी, रोटेशन में भी होगी, क्योंकि पुली का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। ठीक है, तो पुली का जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी पुली की कितनी होगी, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली। ठीक है, गुड इवनिंग जॉन। नहीं सक्षम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh नहीं रखेंगे इसमें, एक्चुअली सिंपल वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बहुत सिंपल है। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में क्या क्या है, एक तो m2gh है, ठीक है, एक माइनस m1gh है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आप बोलोगे कि सर v1 और v2 का क्या करें, हमको तो ओमेगा निकालनी है ना, एंगुलर स्पीड पूछिए ना। तो v1 और v2 का क्या करेंगे, कैसे करेंगे v1 और v2 को। तो v1 और v2 को करने के लिए बहुत सिंपल है, उसने कहा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मीनिंग क्या है, स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मीनिंग क्या है, प्योर रोलिंग हो रही है। और प्योर रोलिंग हो रही है तो v1 इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा, और v2 इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा। तो सिंपल v1 इक्वल टू v1 इक्वल टू r ओमेगा डालो और v2 इक्वल टू r ओमेगा डालो। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो फटाफट। क्लियर है, तो यहां से ओमेगा आ जाएगी आपकी। हाँ, आंसर वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, तो यहां से बस ओमेगा ही बचेगा अननोन पूरी इक्वेशन में, बाकी सब नोन है। तो कुछ अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, m2 माइनस m1g, कुछ ऐसा सा आएगा। कहाँ लिखूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। पहली बात तो ये अंडर रूट में आएगा पूरा एक्सप्रेशन, 2 ऊपर जाएगा, gh आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कुछ ऐसा सा आएगा, m1 प्लस m2 आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कुछ ऐसा सा आएगा। एक आर स्क्वायर भी कॉमन टर्म होगी शायद कहीं पे, देख लेना, कुछ ऐसा सा ही आएगा। ठीक है, हाउ v1 इक्वल टू v2, हाउ v1 विल नॉट इक्वल टू v2, फर्स्ट यू टेल मी। ठीक है, प्योर रोलिंग है तो मैं v1 को r ओमेगा नहीं लिख सकता हूँ और v2 को r ओमेगा नहीं लिख सकता हूँ, जब ओमेगा से ही घूम रही है डिस्क। क्लियर है, हाँ ये वो वाला था, शायद ऑप्शन थे इसमें, न्यूमेरिक नहीं था, ऑप्शन थे, ऑप्शन वाला है ये, सिंपल वेरिएबल फॉर्म में आएगा आंसर। बट देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके यू फर्स्ट टेल मी जैनम, इफ आई एम रोटेटिंग अ डिस्क विद सम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो डिस्क की जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है सरकमफ्रेंस पे, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो आप। अब डिस्क की रेडियस सेम है, अब मुझे मेरे पास ओमेगा आ गई, मान लो अल्फा से मैंने निकाला, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा आ गई। तो अगर किसी भी पॉइंट पे मैं ट्रांसलेशनल वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ सरकमफ्रेंस पे, तो कैसे लिखूंगा, v इक्वल टू आर ओमेगा नॉट या आर ओमेगा, जैसे भी लिखेंगे, तो वैसे ही लिखी है हमने। क्लियर है,
जैनम ये डाउट तो आपको नहीं आना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, फिर भी यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ओके, डायोड का है। आप में से कितनों को आता है ये? 12th वालों को तो आता ही होगा। अब देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कनेक्टेड है, ये डायोड रिवर्स्ड बाइस में कनेक्टेड है। काम ही नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो करंट फिर कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कुछ अलग पेन से काट देता हूँ, कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, कुछ ऐसी सी कंडीशन होगी। क्लियर है? अब यहां से जब करंट जाएगा तो देखो ये सब सीरीज में होगा। कितने हो गए? 5 + 10 15 + 5 20 + 10 30। तो सिंपल V = I R, I = 9/30। यही पूछा है, सिंपल सा। ओके जैनम, पिछला वाला क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th। There is a long solenoid of radius r having n turns per unit length with current I flowing in it. Okay? A particle having charge q and mass m is projected with speed v in perpendicular direction of axis from a point on its axis. Okay? Find maximum value of v so that it will not collide with the solenoid. ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा ना इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। ओके 9/30 आ गया मैं सक्षम का, गुड। कंदर्प का भी आ गया, जैनम का आ गया, काफ़ी बच्चों का आ गया 9/30, वेरी गुड। सर आप किस में करते हो? आ नहीं रहा है, क्या नहीं आ रहा है? हाँ 3/10, 0.3 आंसर हो गया हर्ष। फिर 0.3 आई थिंक ऑप्शन में उसमें ही होगा, इंटीजर टाइप में तो नहीं होगा। अरे आलोक बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा? अभी 11th खत्म हुआ है तो और जोश होना चाहिए अभी तो यार। और देखो कितने पेपर आ रहे, मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 11th के, कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए सही टाइम है इस समय। तो आप जितना लर्न कर सकते हो उतना कम है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, जितने 12th में है वो करिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी में आता है। एक्चुअली इसमें इमेजिनेशन थोड़ी चाहिए, तो इमेजिनेशन जिसकी अच्छी होगी वो आराम से कर लेगा। अरे 11th के क्वेश्चन पहले कराओ, ये मैं थोड़ी ना लेके आया हूँ क्वेश्चन, ये जेई मेंस के क्वेश्चन है, वो वाले करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें 11th और 12th दोनों के कंबाइंड है। ओके सोलंकी साहब, क्लियर है? बताओ फिर ये वाला करोगे या करा दूं? ट्राई कर रहे हो? चलो मैं समझा देता हूं एक बार। 12th वाला कोई है यहाँ पे? पहले तो हाथ उठाओ यहाँ पे, रेज योर हैंड इन दी चैट बॉक्स। ओके ट्राई कर रहे हैं, करा दीजिए। करा तो देंगे ही, लेकिन आप बताइए कोई 12th वाला स्टूडेंट है अभी लाइव? हम हैं, ओके ओके। कंदर्प नहीं है कि मनीष इज ऑल्सो देयर। चलो मैं करा देता हूँ। अब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इन्फिनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कितनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर? मुन्नी, कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? μ0 Ni नहीं होती है, मुन्नी होती है। ये मुन्नी बदनाम सोलेनॉइड के अंदर।
ठीक है, अब याद रहेगा ये सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैं भूल गया था, अब तो याद रहेगा। मुन्नी तो बदनाम सबको याद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन देखो, ये सोलेनॉइड है हमारा कुछ। अब हम इधर से देख रहे हैं साइड व्यू। ठीक, तो इधर से देख रहे हैं, हाँ देखो मुन्नी आ गया ना लिखने में, सही है, मुन्नी याद रखो बस। ये साइड व्यू देखा तो ऐसा दिखेगा कुछ सर्किल। ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर छोड़ा है, मान लो यहां से ये हमने छोड़ा कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू मान लेते हैं। ठीक, ऑप्टिक्स तो हिमांशु सर क्लासेस ले चुके हैं, तो अब देखो फटाफट, अब इस ये क्यू छोड़ा है तो ये क्यू कैसे है, हमने कुछ ऐसे छोड़ा है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इसमें, ऐसे इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनसाइड द प्लेन। तो इसका देखो V क्रॉस B, सेंटर किधर आया, इधर कहीं आया, तो ये ना टकराए, कुछ इस तरीके से होगा इसका मोशन। बात समझ आ रही है, तो ये स्मॉल r रेडियस हो गई। बिल्कुल समझ आ रही है, स्मॉल r रेडियस हो गई। अब ये स्मॉल r बड़ी वाली का कितना है, बड़ी वाली कितनी है, कैपिटल R, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r बाय 2। और ये स्मॉल r कैसे निकालेंगे, सर जवाब दो ना सर प्लीज। क्या जवाब दूं सर, आप किसमें, अरे क्या करते हो, कैसे क्वेश्चन है ये, फटाफट देखो कैसे करेंगे इसमें। v वेलोसिटी से फेंक दिया, अब ये सर्किल में घूमना चाहिए, सर्किल में घूमना चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी क्रॉस बी। तो अब एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपल क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल टू 1, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, तो आर की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। ठीक, अब स्मॉल आर तो है r बाय 2 के बराबर, तो इसको r बाय 2 रख दिया। क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड है मुन्नी, मैग्नेटिक फील्ड है मुन्नी आ गई, बस v निकालना है, तो इसको रीअरेंज करो, v आ गया। ओके मनीष, यू आर न्यू, वेलकम। ओके, कंदर्प कह रहा है प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। कंदर्प आप 11th क्लास में हो जहाँ तक मुझे याद है, तो डिटेल में इसको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, सोलेनॉइड पढ़ाएंगे, तो आपको डिटेल में भी बताएंगे इसको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस अभी ये समझ लो कि मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्किल में घुमाता है अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाए। क्लियर है, तो बस हमने इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन लगाया और v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, तो 10th में आई डोंट थिंक कि ये फॉर्मूला है आपके क्यू वी क्रॉस बी। तो अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इतनी अच्छी फिगर बनी हुई है ये, इसका साइड व्यू भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा चार्ज यहाँ से हमने फेंका है क्यू वी वेलोसिटी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर मैं इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनडीए वगैरह का पेपर दोगे, एनडीए का भी दे दो पेपर। हाँ मनीष, मेरे काफ़ी प्रीवियस स्टूडेंट्स एनडीए में भी सिलेक्ट हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करो। देयर इज अ लॉन्ग, अच्छा ये तो हो ही चुका ना,
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो इज हाफ सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड सरफेस टेंशन टी. The sphere remains in equilibrium. Find radius of the sphere. Assume the force due to surface tension acts tangentially to surface of sphere. देखो ये 11th का आगे आप करो. Yes, John. I can explain in English also. But we have audience of both kinds. Hindi speaking as well as English speaking. Some of them are Tamilians also. But I don't know Tamil. अरे मनीष बिल्कुल उसी की तरह पढ़ाई हो रही है एक्चुअली. दोज हु गॉट सेलेक्टेड इन एनडीए वर ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड. ओके, बट दे चूज एनडीए ओवर इट. सो डोंट वरी मनीष, आप जेई मेंस की तैयारी करते करते ही एनडीए निकाल सकते हो. अरे कंदर्प करो, 11th का है ये. Eleventh question is of 11th class only. Okay, Vishnu, but nobody is asking of inertia here. Indeed, you are right. For solid sphere is 2 by 5 mr square. A sphere of density rho is half submerged in a liquid of density sigma. चलो मैं करा देता हूँ, नहीं हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं. हाँ, इट इज़ जस्ट अबाउट इक्वेटिंग फोर्सेस. तो कंदर्प इक्वेट करो. देखो ये प्रैक्टिस है, जितना अभी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए फ्यूचर में. तो ये हमारा एक स्फीयर है, हाफ सबमर्ज्ड है, कर दिया हाफ सबमर्ज्ड, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, ये ब्लू पानी, क्योंकि आज ब्लू पानी है. तो ब्लू पानी है तो पानी कह रहा है कि टेंशन का फोर्स लगाऊंगा मैं ऊपर, तो पानी ने लगा दी टेंशन टेंजेंशियली. ठीक है, और एक लगेगा बाइंड फोर्स एफ बी. ठीक है, और एक लगेगा वेट एम जी. तो सब कुछ लगा दो. अब टेंशन तो अक्रॉस दी सर्किल लगेगी, सर्कुलर पार्ट, तो 2 पाई आर हो गया. तो T इंटू 2 पाई आर प्लस बाइंड फोर्स. बाइंड फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज V/2 और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है रो. फटाफट देखो, स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो, इसका मतलब लिक्विड की हो गई सिग्मा इंटू जी. ये आ गया बाइंड फोर्स. तो प्लस V/2 सिग्मा इंटू जी इक्वल्स टू एम जी. एम जी इज V रो जी. खत्म हो गया काम. देखो इतनी सी बात है. अब यहाँ से वॉल्यूम पुट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब और आर की वैल्यू आ जाएगी, फिर कुछ अंडर रूट की टर्म्स में आएगी क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, आर आर कट जाएगा. समझ आ गई बात? बिल्कुल सही है सोलंकी. ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट. V/2 रो जी है, बिल्कुल सही है. बस सिग्मा होगा एक्चुअली आपने, लेकिन फॉर्मूला सही लिखा है. ठीक है. मनीष इज सेइंग सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में. क्यों समझने में प्रॉब्लम हो रही है? यूपी बोर्ड तो और टफ बोर्ड्स में आता है, टफेस्ट बोर्ड्स में आता है. क्लियर है बिल्कुल? कुछ रिपीट करना है इसमें से? Is anything to be repeated? Okay, let's move forward.
चलो सवाल एक बार विद्या, क्या सवाल? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी u इक्वल टू 3i फ्रॉम ओरिजिन एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 6i प्लस 4j। ओके, ये i कैप और j कैप डायरेक्शंस हैं और u वेक्टर वेलोसिटी है इनिशियल, a एक्सेलरेशन। फाइंड x कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 32 मीटर। तो कैसे करेंगे भाई साहब, बताइए फटाफट। ओके, 11th क्वेश्चन अभी बताया था ना, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ विद्या। 11th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बॉडी का वेट किधर लग रहा है, नीचे mg, बायएंड फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, जो कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड है, v/2 के इक्वल, और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली लग रहा है, तो वो भी किधर लग रहा है, ऊपर। तो वो 2πr जो सरकमफ्रेंस हो गई इधर केवल एक रिंग की, जो रिंग बनेगी कनेक्शन में, इनटू सरफेस टेंशन t। ठीक है, जैनम ने तो आंसर भी निकाल दिया, सो फास्ट। Janam, I don't know that answer is 60 or not because I don't have answers. I have questions. We can try to solve this. Okay. So y coordinate of the particle is 32 meters. A particle starts moving from origin with velocity u equal to 3i. Okay, origin से चलना शुरू हुआ, velocity कुछ इस तरीके से है, right? Velocity is 3i cap meter per second from origin and acceleration is 6i cap plus 4j cap. That means ay and ax is given. Okay, तो ay जो है वो तो है 4 और ax जो है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ कुछ लिख दी यूनिट। ठीक, अब करो इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। फाइंड x कोऑर्डिनेट, तब जब y कोऑर्डिनेट 32 है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे 32 हो गया, y कोऑर्डिनेट 32 हुआ केवल ay की वजह से। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 32 इक्वल टू, ये तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है 4, तो हाफ 4 टी स्क्वायर। तो t आ गया हमारा, टी स्क्वायर आ गया 16। हाय उपेंद्र कुमार, यस योर नेम इज विजिबल। ओके, वी नो, सक्षम आता है ना, ये 60 आ गया आपका, तो 60 दो का मैच हो गया, फिर सही होगा 60। अब सिंपल है, x इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दो। क्या पूछा है, x कोऑर्डिनेट पूछा है, तो x इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दो फटाफट से। तो 3 इंटू 4 प्लस हाफ 6 इंटू 16, तो आ जाएगा जो भी आया। अरे जैनम, जस्ट किडिंग। ओके, थैंक गॉड यू आर किडिंग। मैंने तो सोचा कि ये तो रिलेटिविटी में पहुंच गई। अब चलो, मनीष सर आप इसे हिंदी में भी बता सकते हैं। यस, अरे हिंदी में तो बिल्कुल, देखो ना, एक्सेलरेशन गिवन है 6i कैप प्लस 4j कैप, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3i कैप, तो इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप हो गई, तो s इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया हमने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके वैल्यूज पुट कर दी। डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर है y में एक्सेलरेशन 4 है, t की वैल्यू आ गई 4। ठीक, इसके बाद x में सेम इक्वेशन लगा दी, x का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वही चीज़ हो गई x में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों अब चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर। So meet you in the next class. Bye bye guys.